हाँ जी, नमस्कार। सोडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपने पिछले दो वीडियो में जो पढ़ा था अपने राजस्थान की कार्यपालिका के बारे में, राज्यपाल के संदर्भ में कुछ अपने बातें की थी, ठीक है। तो अब अपने बात करेंगे राज्यपाल के संदर्भ में कुछ आगे कि उसके क्या कार्य होते हैं, उसकी शक्तियों के संदर्भ में अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अपने बात कर रहे थे राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो हमने पिछले दो वीडियो में कंप्लीट कर ली। अब बात करेंगे अपने इसकी शक्तियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इसकी जो शक्तियां मुख्य रूप से कौन कौन सी है, इसमें अपने बात कर रहे थे। एक तो सबसे पहली जो शक्ति है वो कौन सी है? कार्यकारी शक्ति। दूसरी जो शक्ति है वो कौन सी रहेगी? विधायी शक्ति। कौन सी रहेगी? विधायी शक्ति। तीसरी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? न्यायिक शक्ति। तीसरी जो शक्ति है वो कौन सी रहेगी? न्यायिक शक्ति। और चौथी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? वित्तीय। और उसके बाद में जो एक जो शक्ति जो काफी महत्वपूर्ण है वो कौन सी रहेगी? इसकी विवेकीय शक्ति। बात समझ में आ गई? तो आज अपने बात करेंगे सबसे पहले इसकी कार्यकारी शक्ति के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति। तो एक बात समझ में ये नहीं आती, सर कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति हम किसको कहेंगे? तो सिंपल सा अर्थ है इसका। सिंपल सा अर्थ ये है कि जो राज्यपाल, समझना इस बात को, राज्यपाल जो मंत्री परिषद यानी राज्य जो मंत्री परिषद है, राज्य मंत्री परिषद के सिफारिश पर जो काम करेगा, और इस सिफारिश पर जो काम करेगा वो किसके संदर्भ में? सरकार के संदर्भ में जो कार्य करेगा वो सारे के सारे कार्य किसमें शामिल हो जाएंगे? कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में माने जाएंगे। ध्यान से सुनना, राज्यपाल जो है मंत्री परिषद की सिफारिश पर जो सरकार के संदर्भ में जो कार्य करेगा उसको अपन क्या मानेंगे? कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति। बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में राज्यपाल का पहला कार्य क्या होता है, उस पर अपने चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला जो कार्य रहेगा वो समझो कार्यकारी शक्ति। सबसे पहला काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल क्या करेगा? सबसे पहले मुख्यमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। आर्टिकल जो 165 है, आर्टिकल 165 के अनुसार सबसे पहले क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। इसके बाद में किसकी नियुक्ति करेगा? इसके बाद में क्या करेगा? ये मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का क्या करेगा? गठन करेगा। यानी दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे इसके। कौन से? कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में। कि राज्यपाल सबसे पहले तो क्या करेगा कि जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता है, समझना इस बात को, विधानसभा है, इसमें जो बहुमत दल का नेता है उसकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और उसके बाद में मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद का क्या करेगा? गठन करेगा। ये जब दो कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य है दोनों कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद में सारे जो कार्य है राज्यपाल जो है, चाहे वो नियुक्ति के संदर्भ में हो, चाहे किसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में हो, सारे कार्य किसके सिफारिश पर करेगा? ये मंत्री परिषद की सिफारिश पर करेगा। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले मंत्री परिषद के गठन और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद में अब ये क्या काम करेगा? तो ध्यान से सुनिएगा। अपना एक कानूनी सलाहकार है, उसकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, जिसको हम बोलेंगे महाधिवक्ता, ठीक है। राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता जो है इसकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर जो रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा? राज्यपाल। तीन चीजें हो गई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री के कहने पर किसका गठन करेगा? मंत्री परिषद का गठन करेगा। फिर मंत्री परिषद की सिफारिश पर किसकी नियुक्ति करेगा? महाधिवक्ता की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा।
तीन महत्वपूर्ण काम करने के बाद में बाकी जो अन्य कार्य है वो क्या करेगा, राज्यपाल मंत्री परिषद की सिफारिश पर करेगा। अब समझो इधर ठीक है, कार्यकारी शक्ति। अब ये जो कार्यकारी शक्ति है तो मैं इसको पूरे विस्तार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इसने काम किया मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तो नियुक्ति कर दी भाई, प्रश्न आता है सिंपल सा, आंसर आराम से दे दोगे। फिर काम करता है राज्य मंत्री परिषद के गठन का, इसका भी गठन कर दिया। अब इनकी सिफारिश पर किसकी नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की, जो कि इनका कानूनी सलाहकार होता है और उसकी वो क्या कर देगा, नियुक्ति कर देगा। इसके बाद में क्या काम करेगा, इसके बाद में जितने भी जो राज्य के विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, यानी जितने भी जो राज्य विश्वविद्यालय है, जिसे हम कहेंगे राज्य वित्त पोषित, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, भी ध्यान रखना, राज्य वित्त पोषित, ये जिनको राज्य सरकार के द्वारा फंड दिया जा रहा है, उन सभी विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। क्योंकि सभी राज्य विश्वविद्यालयों का राज्यपाल खुद क्या होता है, राज्यपाल खुद क्या होता है, कुलाधिपति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल खुद तो सभी राजस्थान की यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनका तो क्या होगा, कुलाधिपति होगा, और वह विश्वविद्यालयों में क्या करेगा, कुलपतियों की नियुक्ति करेगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल के द्वारा जितने भी जो विश्वविद्यालय है, इन विद्यालयों में कुलपति जो है उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये विश्वविद्यालय दो प्रकार के अपने यहां देखने को मिलेंगे, तीन प्रकार के, एक तो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय, एक केंद्र सरकार के, और एक जो निजी है उनके। बात क्लियर है? तो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि तीनों में से किस प्रकार के विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य के जो विश्वविद्यालय जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, राज्य के जो वित्त पोषित विश्वविद्यालय है, उनके कुलपतियों की वो क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। निजी और केंद्र कुलपति है उनकी वो नियुक्ति नहीं करता। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद में और क्या काम रहेगा इसका, इसके बाद में जो राज्यपाल है, इसके जितने भी जो राज्य के आयोग है, यानी जितने भी जो राज्य में आयोग है, इन आयोगों में जितने भी जो आयोग है, इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की वो क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। यानी जो आयोग है, आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य है, इनकी वो क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कितने आयोग है अपने यहां पर जिनके राज्यपाल क्या करता है, राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आरपीएससी। तो ध्यान देना, आरपीएससी जो है, इसके जो अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट राज्य मानवाधिकार, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्य है, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। इसके अलावा ध्यान से सुनते जाना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे यहां पर राज्य एसटी, एससी, ओबीसी आयोग जो है, इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल। इसके अलावा जो अपने बात करें बाल संरक्षण आयोग, यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल। इसके अलावा जो हमारे यहां पर लोका आयुक्त होते हैं, लोका आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। इसके अलावा जो हमारे राज्य सूचना आयोग है, कौन है, राज्य सूचना आयोग, इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष और सदस्य की राज्यपाल के द्वारा क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। रिपीट कर देता हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति के अनुसार जो पहला काम होता है राज्यपाल का, वो कौन सा होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
उसके बाद में दूसरा काम है मंत्री परिषद का गठन करना। ये काम भी है वो राज्यपाल किसकी सिफारिश पर करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, जो कि इनका कानूनी सलाहकार माना जाता है। विश्वविद्यालय, जितने भी राज्य पोषित विश्वविद्यालय, उन सभी विश्वविद्यालयों के जो कुलपति है उनकी भी ये क्या करता है? नियुक्ति करता है। ध्यान रखना, खुद है वो क्या होता है? इनका कुलाधिपति। इसके बाद में जितने भी राज्य के जो आयोग हैं, जैसे मैं आरपीएससी की बात करूं, राज्य मानवाधिकार, राज्य SC ST OBC आयोग की बात करूं, बाल संरक्षण और लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राज्य निर्वाचन आयोग, इसके अलावा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। इन सभी आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, इन सब की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भी, अब बात करते हैं आगे। इसके अलावा राज्यपाल के और क्या काम है कार्यपालिका शक्ति के अनुसार? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको बड़े ही विस्तार से और एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा इधर। इसके अलावा राज्यपाल क्या करता है कि जो जनजाति क्षेत्र राज्य है, कौन से जनजाति क्षेत्र जो राज्य है, उन राज्यों में अनिवार्य रूप से देखो मंत्री परिषद के पद पर राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य है भारत में जो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, और उन राज्यों में जो मंत्री पद पर जनजातीय मंत्री के रूप में जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन यहां पर नियुक्ति जो की जाएगी वो राज्यपाल के द्वारा अनिवार्य रूप से नियुक्ति की जाएगी। ध्यान से सुनना, जनजातीय क्षेत्र के जो राज्य हैं, जैसे मैं राज्यों के नाम लिखूंगा, आप सुनना इस बात को, जैसे MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यपाल को अनिवार्य रूप से, कैसे? अनिवार्य रूप से एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करनी होती है। आगे बात समझ में? अब देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से इस बात को लेकर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सुनो। एक स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट आता है कि सभी राज्यों में राज्यपाल जनजातीय मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करता है, अनिवार्य रूप से करता है। अब मुझे ये बताओ कि ये बात सही है या गलत है, क्योंकि इसने पूछा है कि सभी राज्यों में, तो सभी राज्यों में नहीं है भाई। सभी राज्यों में कंपलसरी किसी जनजातीय मंत्री की नियुक्ति वो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि वो कंपलसरी पूछ रहा है। कंपलसरी जनजातीय मंत्री की नियुक्ति सिर्फ 4 ही राज्यों में की जाएगी। ये 4 राज्य एग्जामिनर पूछता है भी। सबसे पहले MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर वो क्या करेगा? कंपलसरी एक जनजातीय मंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये सारे काम जो है वो किस शक्ति के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किए जा रहे हैं? अपने कार्यपालिका शक्ति के अनुसार किए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि किस शक्ति के अनुसार ये सारे काम किए जा रहे हैं? कार्यपालिका शक्ति के अनुसार ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जनजातीय मंत्री की नियुक्ति के बाद में अगला जो कार्य है महत्वपूर्ण, वो कौन सा है? अगला महत्वपूर्ण कार्य कौन सा रहेगा? समझिएगा, अगला महत्वपूर्ण कार्य होगा कि राज्यपाल जो है मंत्री परिषद का गठन करता है। किसका गठन करता है? मंत्री परिषद का गठन। लेकिन मंत्री परिषद पर जो गठन है राज्यपाल, वो किसके कहने पे मंत्रियों की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री के कहने पर प्रत्येक मंत्री की मंत्री पद पर नियुक्ति करता है। लेकिन ध्यान रखना, मंत्री परिषद के द्वारा जो प्रशासनिक और विधायी निर्णय लिए जाते हैं और प्रशासनिक और विधायी निर्णयों से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं और इन कार्यों से संबंधित जो नियम हैं, वो नियम कौन बनाता है? राज्यपाल बनाता है। ऐसे समझिएगा, राज्यपाल क्या करता है कि जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद में जितने भी जो मंत्री अलग अलग विभाग में काम करते हैं और इस अलग अलग विभाग में काम करते हैं और उन विभागों के
अंतर्गत जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को जो बनाने का काम है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्योंकि प्रत्येक राज्य में जितने भी जो प्रशासनिक कार्य करने के जो नियम है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा बनाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं नोट कर देता हूं कि जो राज्यपाल है वो प्रत्येक राज्य में क्या करता है? एक प्रशासनिक नियमावली तैयार करता है, यानी नियम तैयार करता है। एक तो बिंदु आपको यह ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? दूसरा बिंदु इसका यह है कि जो मंत्री परिषद होती है, राज्य मंत्री परिषद, और इस मंत्री परिषद के संदर्भ में जो नियम बनाने का काम है वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं? वो भी राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिंदु अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान रखना कि राज्यपाल जो है इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, और वो भी कौन सी शक्ति के अनुसार? कार्यपालिका शक्ति के अनुसार। सबसे पहला मुख्य कार्य क्या है भाई? सबसे पहला कार्य है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। और दूसरा काम क्या है? मंत्री परिषद का गठन करना। तीसरा महत्वपूर्ण काम है महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। उसके बाद में जितने भी जो विश्वविद्यालय है उनके कुलपतियों की वो क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, क्योंकि इन सब का वो क्या होगा? कुलाधिपति होगा। बाकी जितने भी जो आयोग है इनके अध्यक्ष और सदस्यों की वो क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और उसके बाद में 4 राज्य ऐसे हैं जो कि कौन कौन से? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। यहां पर राज्यपाल क्या करेगा? अनिवार्य रूप से एक जनजातीय मंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और उसके बाद में राज्यपाल जो है राज्य के अंदर प्रशासनिक नियम बनाएगा, और मंत्री परिषद के संदर्भ में भी नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा। ठीक है भाई, ये सारे काम जो है राज्यपाल के संदर्भ में किए जाते हैं। अब बात सुनते आगे। राजस्थान में जो राज्यपाल काम करता है, राजस्थान में राज्यपाल निम्न विभागों का क्या होता है? अध्यक्ष भी होता है। यहां पर निम्न विभागों की वो क्या करता है? अध्यक्षता भी करता है। जैसे मैं बात करूं, राजस्थान में एक पश्चिमी सांस्कृतिक क्या है? संस्था है, जिसका मुख्यालय है उदयपुर में। यानी अखिल भारतीय पश्चिमी सांस्कृतिक जो संस्था है जिसका मुख्यालय उदयपुर में है, इसका राज्यपाल क्या होगा भाई? राज्यपाल क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा। राजस्थान पश्चिमी सांस्कृतिक संस्था का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल। इसके अलावा रेड क्रॉस, एक रेड क्रॉस सोसाइटी होगी, और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसकी भी अध्यक्षता जो है राजस्थान में वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों का क्या होगा? सभी विश्वविद्यालयों का क्या होगा? कुलाधिपति होगा। सभी विश्वविद्यालयों का क्या होगा? कुलाधिपति होगा। ये सारे जो क्षेत्र है इनकी राज्यपाल के द्वारा क्या की जाती है? एक सामान्य रूप से अध्यक्षता की जाती है। अब समझिएगा इस बात को, ठीक है? आगे बात करते हैं। देखो, ध्यान से सुनिएगा। और क्या है? एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जिन सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, क्या वो राज्यपाल के विश्वास पर बने रहते हैं? यानी राज्यपाल उन्हें कभी भी अपने पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, सभी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो राज्यपाल के विश्वास पर काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल उन्हें कभी भी उनके पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। तो एग्जामिनर पूछता है भी ऐसे कौन कौन लोग हैं? तो ध्यान रखना, जो राज्य मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री परिषद है उसके जो मंत्री हैं वो मंत्री किसके विश्वास पर बने रहते हैं? राज्यपाल के विश्वास पर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल इन्हें कभी भी क्या कर सकता है? पद से हटा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मंत्री होते हैं इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इन्हें राज्यपाल कभी भी इनके पद से क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा ये जो महाधिवक्ता होता है, कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है वो भी राज्यपाल के विश्वास पर बना रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि महाधिवक्ता का भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो भी इसे क्या कर सकता है? कभी भी इसे पद से बर्खास्त कर सकता है। महाधिवक्ता के बाद में तीसरा कौन होगा? तीसरा होगा मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री को डायरेक्ट नहीं हटाएगा, मुख्यमंत्री को डायरेक्ट नहीं हटाएगा। मुख्यमंत्री के पास अगर बहुमत नहीं है
बहुमत न होने पर, ठीक है, बहुमत नहीं होने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से कभी भी क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 लोग होंगे वो किसके विश्वास पर काम करेंगे, राज्यपाल के विश्वास पर काम करेंगे। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ये हमारे सारे कार्य क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला काम क्या था भाई, सबसे पहला मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करना, आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, जनजातीय क्षेत्र में एक अनिवार्य मंत्री की नियुक्ति करना और प्रशासनिक नियम बनाना। इसके बाद में जितने भी संस्थाएं जो जिसमें पश्चिमी सांस्कृतिक जो संस्था है राजस्थान के उदयपुर में, उसका अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष और कुलाधिपति कहलाएगा। और कौन कौन लोग हैं जो राज्यपाल के विश्वास पे काम करेंगे, तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जब उसके पास बहुमत नहीं है तब, और दूसरा महाधिवक्ता और राज्य के मंत्री परिषद के मंत्री। मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है भी। तो ये सारे जो काम हैं राज्यपाल के द्वारा किस शक्ति के अनुसार किए जाएंगे, कार्यपालिका शक्ति के अनुसार किए जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अगली जो शक्ति रहेगी वो शक्ति कौन सी रहेगी, वो शक्ति रहेगी विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति रहेगी, विधायी शक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखो ध्यान से, विधायी शक्ति का मतलब होता है कि जो विधान मंडल, सुना इस बात को, विधान मंडल के संदर्भ में राज्यपाल के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य किस में माने जाएंगे, विधायी शक्ति में। क्योंकि अनुच्छेद 168 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद के अनुसार, 168 के अनुसार राज्यपाल विधान मंडल का क्या होता है, एक अंग होता है। हम पढ़ते हैं कि एक विधान मंडल होगी और विधान मंडल में एक क्या होगा, विधान सभा होगी, एक क्या होगी, विधान परिषद होगी, एक क्या होगी, विधान परिषद, और एक क्या होगा, राज्यपाल। इसका मतलब ये है कि विधान मंडल के द्वारा, इन दोनों सदनों के द्वारा कानून पास करने के बाद अंतिम जो स्वीकृति है, अंतिम जो स्वीकृति है वो कौन देगा, राज्यपाल के द्वारा दी जाएगी। इसलिए जो भी विधान मंडल के संदर्भ में जो कार्य किए जाएंगे वो सारे कार्य है वो राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। तो वो किस में माने जाएंगे, विधायी शक्ति में माने जाएंगे, ठीक है भी। अब देखो इधर, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि राज्यपाल के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो विधायी शक्ति के अंतर्गत किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो विधायी शक्ति के अंतर्गत किए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है भी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, मैं एक बार इसका चार्ट बना देता हूं, फिर आपको विस्तार से पढ़ाएंगे इसमें। सबसे पहला काम है शतर बुलाना। पहला काम क्या होता है, शतर का आहूत करना, यानी शतर को बुलाना। उसके बाद में दूसरा काम होता है अभिभाषण देना। दूसरा काम क्या होता है, अभिभाषण देना। तीसरा काम होता है सदस्यों को मनोनीत करना। तीसरा काम क्या होता है, सदस्यों को मनोनीत करना। चौथा काम क्या होता है विधायी शक्ति में, चौथा काम होता है विधेयक पर अनुमति देना। विधेयक पर अनुमति देना, ठीक है। और पांचवा काम क्या होता है भाई, अध्यादेश जारी करना। पांचवा काम क्या होता है, अध्यादेश जारी करना। ये इसके मुख्य कार्य हैं। कौन सी शक्ति में, विधायी शक्ति में। किसके मुख्य कार्य हैं भाई, ये सारे के सारे राज्यपाल के मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला काम क्या है, अधिवेशन बुलाना, यानी जो विधानमंडल है उसका अधिवेशन बुलाना। दूसरा है अभिभाषण देना, और तीसरा है सदस्यों को मनोनीत करना, यानी सदस्य मनोनीत करना। तीसरा काम क्या रहेगा, सदस्य मनोनीत करना, सदस्य मनोनीत करना, क्लियर है। उसके बाद में विधेयकों पर
अनुमति देना और उसके बाद में कौन सा है, अध्यादेश जारी करना। ये सारे काम रहेंगे। अपन बात करेंगे पूरे विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे अधिवेशन को बुलाना, ठीक है भी। तो लिखते हैं राज्यपाल विधायी शक्ति। तो ध्यान से सुनो, हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं अनुच्छेद 174। कौन सा आर्टिकल पढ़ते हैं? अनुच्छेद 174, आर्टिकल 174, 174। 174 में क्या लिखा गया है, थोड़ा सा ही लिख देता हूं इसको मैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल, पहले इसको समझो क्या लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। ध्यान से सुनना इस बात को। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानमंडल का, किसका भाई? विधानमंडल का जो अधिवेशन होता है, विधानमंडल का अधिवेशन, ध्यान से सुनना, अधिवेशन या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सत्र, ठीक है, अधिवेशन। यानी राज्यपाल है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अधिवेशन को बुलाएगा। बुलाने को क्या बोलेंगे? आहूत, ठीक है, बुलाने को क्या बोलेंगे? आहूत। या तो सत्र बुलाएगा या फिर इसके सत्र को क्या करेगा? समाप्त करेगा। सत्रावसान को करना है समाप्त। इसको क्या बोलेंगे? समाप्त। शॉर्ट में समझिएगा। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल क्या करेगा? विधानमंडल का मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अधिवेशन बुलाएगा और इसी अधिवेशन को क्या करेगा? समाप्त करेगा। लेकिन यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल के द्वारा ये जो अधिवेशन बुलाया जाएगा, ध्यान से सुनना, फिर हर एक बात आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है। अधिवेशन बुलाएगा, इन अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी सॉरी, ये अधिवेशन है, वर्ष में कितनी बार बुलाया जाएगा? इसमें यह लिखा है कि वर्ष में 2 बार, कितनी बार? 2 बार अनिवार्य रूप से वो क्या करेगा? अधिवेशन बुलाएगा। और अधिवेशन बुलाने का काम कौन करेगा भी? राज्यपाल। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के अनुसार अधिवेशन बुलाएगा? 174 के अनुसार। और किसके कहने पर बुलाएगा? मुख्यमंत्री के कहने पर अधिवेशन बुलाएगा, जिसे हम बोलेंगे सत्र आहूत। और अधिवेशन को क्या करेगा? समाप्त, जिसको हम बोलेंगे सत्रावसान। और साल में कितने अधिवेशन बुलाएगा? अनिवार्य रूप से 2 बार। और जो अनिवार्य अधिवेशन बुलाएगा उनके मध्य, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, 6 महीने से अधिक का अंतर न हो। यानी 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतर न हो। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। बात समझ में आ गई? इसको ऐसे समझो, जैसे ये राजस्थान की विधानसभा है, विधानसभा को हम विधानमंडल भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? इस विधानसभा में हमें अधिवेशन बुलाने हैं। तो एक बात क्लियर होगी कि एक वर्ष में हम कितने अधिवेशन बुला सकते हैं? 2। कंपल्सरी 2 बुला सकते हैं, न्यूनतम यानी मिनिमम 2 बुला सकते हैं, अधिकतम आप कितने भी बुला सकते हो। तो हमारे यहाँ सामान्यतः कितने अधिवेशन बुलाए जाते हैं? हमारे यहाँ सामान्यतः बुलाए जाते हैं 3। कितने बुलाए जाते हैं? 3। और 3 कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे बजट सत्र हो गया, एक ग्रीष्म सत्र हो गया, जिसे मानसून सत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मानसून। और एक शीतकालीन सत्र हो गया। तो 3 सत्र यानी 3 अधिवेशन हमारे यहाँ सामान्यतः बुलाए जाते हैं। लेकिन बुलाने कितने चाहिए? अनिवार्य रूप से 2, जिनके मध्य 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो विधानसभा है, इसमें अधिवेशन बुलाना है। तो हमारे मुख्यमंत्री कौन है? हमारे सीएम है गहलोत साहब। गहलोत जी है, किसको पत्र लिखेंगे अधिवेशन बुलाने का? राज्यपाल को। और हमारे राज्यपाल कौन है? कलराज जी मिश्रा। तो कलराज जी को कहेंगे कि आप क्या करो? अधिवेशन बुलाओ। तो आप सब जानते होंगे फिर कलराज जी कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे भाई? 174 का। और इस 74 के अनुसार क्या करेंगे? अधिवेशन बुला लेंगे। बात समझ में आ गई? अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है पत्र लिखकर कलराज जी को भी अब अधिवेशन क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो समाप्त भी कौन करेंगे? कलराज जी। और किस अनुच्छेद के अनुसार? 174 के अनुसार। तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है
कि ये जो अधिवेशन जो बुलाए जाते हैं किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। एग्जामिनर क्वेश्चन यही पूछेगा कि अधिवेशन जो बुलाए जाएंगे, इन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। यहां कंफ्यूजन हो जाता है भी अधिवेशन बुलाने का काम तो किसका है, राज्यपाल यानी कलराज जी मिश्रा जी का। क्या कलराज जी मिश्रा आकर राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्षता करते हैं? नहीं, वहां पर अध्यक्षता कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष। अगर वो विधान परिषद में है तो विधान परिषद का अध्यक्ष। हम इसको एक कॉमन शब्द में लिखेंगे कि जो विधान मंडल में अधिवेशन बुलाया जाता है उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, सदन का अध्यक्ष। क्या शब्द बोलेंगे, सदन का अध्यक्ष। और सदन का अध्यक्ष कौन होगा, तो विधानसभा में तो कौन हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा। और विधान परिषद में कौन हो जाएगा, विधान परिषद में सभापति हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे यहां दो सदन है तो विधानसभा में तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा भाई, विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, जैसे सीपी जोशी जी वो करेंगे। और अगर मैं बात करूं विधान परिषद होती तो वहां पर इसकी अध्यक्षता कौन करते, वहां विधान परिषद के अध्यक्ष जो है सभापति, वो इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर यहां से एक स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछता है। देखो इधर प्रश्न आया कि राज्यपाल शतर आहूत करता है और शतरावसान करता है, शतरावसान करता है। इसका मतलब ये हुआ अधिवेशन बुलाता भी और अधिवेशन समाप्त करता है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आ गया कि राज्यपाल शतर या अधिवेशन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो अब मुझे बताओ क्या वो इसकी अध्यक्षता करेगा, नहीं। यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सदन का अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा भाई, सदन का अध्यक्ष। और सदन का अध्यक्ष विधानसभा में तो कौन होगा, विधानसभा का अध्यक्ष। और विधान परिषद में कौन होगा, विधान परिषद का अध्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं सभापति। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है भी, तो यहां से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। विधायी शक्ति में सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या करेगा, विधानमंडल का अधिवेशन बुलाएगा। और अधिवेशन बुलाएगा भी और अधिवेशन को समाप्त भी करेगा। सामान्यतः साल में कितने अधिवेशन बुलाने जरूरी है, 2 बार अधिवेशन बुलाने जरूरी है, जिनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और अधिवेशन जो बुलाए जाते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करेगा, जो सदन का अध्यक्ष होगा वो उसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। बात समझ में आई होगी। ठीक है भी, अब देखो आगे इसमें यह भी लिखा हुआ है आर्टिकल 174 में। थोड़ा आगे मैं थोड़ा ऊपर करके स्लाइड ऊपर करके लिख देता हूं, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन ये भी यहां से पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी सिफारिश पर राज्यपाल, यानी जो मुख्यमंत्री है उसकी सिफारिश पर जो राज्यपाल है वो क्या करेगा, विधानसभा को समय से पहले क्या कर सकते हैं, भंग या उसका क्या कर सकते हैं, विघटन भी कर सकते हैं। यानी उसको भंग भी कर सकते हैं या उसका क्या कर सकते हैं, विघटन। इसको ऐसे समझो, जैसे मान के चलो अभी हमारे 5 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं और 2024 के अभी क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। सॉरी, अपने 2023 के दिसंबर में क्या हो जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे, जो आगे की 5 साल की सरकार को चुनेंगे। अब हमारी जो वर्तमान की जो विधानसभा है, सुनना इस बात को, हमारी जो वर्तमान की जो विधानसभा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष कंप्लीट होने वाला है। अब हमें अगली विधानसभा का चुनाव करवाना है, अगली विधानसभा का क्या करवाना है, चुनाव करवाना है। तो वर्तमान विधानसभा को हम क्या करेंगे, भंग करेंगे। और ये भंग करने का जो काम है वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल किसके कहने पे करेगा, किसके कहने पे करेगा, मुख्यमंत्री के कहने पर। और ये राज्यपाल को कौन अधिकार देता है, आर्टिकल 174। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा को भंग है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल ये काम किसके कहने पर करता है, मुख्यमंत्री के कहने पर। आप प्रैक्टिकली समझो इसको। हमारे मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, अशोक गहलोत। ठीक है, हमारे राज्यपाल कौन है, इसको हम राज्यपाल के नाम पर लिखें तो राज्यपाल कौन है भाई, राज्यपाल हमारे कलराज मिश्रा जी। अब हमें अगली विधानसभा का चुनाव करवाना है तो गहलोत जी किसको कहेंगे, कलराज मिश्रा जी को।
और कलराज जी मिश्रा जी फिर क्या करेंगे, वर्तमान विधानसभा को भंग कर देंगे। फिर अगली विधानसभा का क्या करवाया जाएगा, 5 साल के लिए चुनाव करवाया जाएगा। और ये कलराज मिश्रा जी जो काम करेंगे वो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार करेंगे, संविधान के आर्टिकल 174 के अनुसार करेंगे। बस यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को भंग या विघटित करता है। तो बात सही है, बिल्कुल सही बात है, यही करेगा। लेकिन करेगा किसके कहने पर, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये करेगा किसके कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर। अब सवाल ये नहीं बनता, सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, यहां पर सवाल ये पैदा हो जाता है, क्या समय से पहले विधानसभा को भंग किया जा सकता है क्या? जैसे विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होगा, विधानसभा का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। क्या समय से पहले विधानसभा को भंग कर सकते हैं? हाँ जी, जरूर कर सकते हैं, भंग किया जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि भंग को करेगा कौन, तो भंग कौन करेगा? एक ही बंदे के पास काम है ये, किसके पास, राज्यपाल के पास। किसके कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर। तो यहां से क्वेश्चन आता है, क्या समय से पहले विधानसभा को भंग कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। करेगा कौन, राज्यपाल। किसके कहने पर, मुख्यमंत्री कहने पर। चलो ये बात समझ में आ गई। क्या जो मुख्यमंत्री कहेगा वो राज्यपाल मान लेगा, यहां पर ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री की सिफारिशों को राज्यपाल मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि अगर गहलोत जी समय से पहले विधानसभा को भंग करवाना चाहते हैं और राज्यपाल को कहें कि आप इसको भंग कर दो, तो राज्यपाल उनकी इस बात को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये सारी जो बातें रहेगी वो सारी की सारी बातें हैं वो किस अनुच्छेद में रहेगी, आर्टिकल 174 में रहेगी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो बातें रहेगी, जितनी भी जो विस्तार से रहेगी, वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा लाइक और इसको शेयर कीजिएगा। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक।